Hello students, I am Arshdeep Singh and today we are going to finish off our remaining portion of our first chapter, that is computer system. I will be starting with our rituals, that is computer and 100. हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जो रीसेंट टॉपिक हमने फिनिश किया है वो टॉपिक था जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ब्रॉडली उस टॉपिक का नाम क्या था? सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स का एक डायग्राम कह सकते हैं पेंडिंग है, जो आपको शायद वो बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। तो उस डायग्राम में दो मेजर पोर्शन रहते हैं, एक होता है यूजर और एक होता है हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर यूज होता है। और वो सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होता है? यूजर के बिल्कुल साथ यूज होता है कि यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, यूजर किस तरह से बात कर रहा है। उसके बाद में एक ऐसा बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर हम कुछ पोर्शंस पढ़ने वाले हैं। वो पोर्शन सारा का सारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये पोर्शन के अंदर भी कुछ डिविजन्स होते हैं, मैंने आपको बताया। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं। तो जो एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग टूल्स हैं वो तो आते हैं यहाँ पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और बॉक्स बनता है इसके अंदर, वो कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर क्या कुछ होता है? इसके अंदर कुछ नाम है, बिल्कुल सेंटर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज। Let me grab another marker. Device driver. तो ये जो पोर्शन रहता है, ये पोर्शन होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब मिलके बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या क्या काम करते हैं, किस किस पर्पज के होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर हमारा यूजर का हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करवा देता है। इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जो सबसे मेजर पोर्शन होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। अगर हमारे पास हार्डवेयर है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं, हमारा सिस्टम इनके बिना ऑपरेट ही नहीं होता। इसीलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, या सिस्टम यूटिलिटीज या ड्राइवर बोला जाता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे आपने एक प्रिंटर लिया, एक कैमरा लिया, अगर आप उसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उसके कुछ ड्राइवर्स, उसके कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है तो इससे फर्क पड़ता है। अगर इंस्टॉल्ड हैं तो वो कनेक्ट हो जाएगा, अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो कनेक्ट नहीं होगा। अब कुछ डिवाइसेज होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज जिनका अपना पोर्ट होता है, कुछ डिवाइसेज होते हैं जो यूएसबी से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ डिवाइसेज होते हैं जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। सबको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ टूल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सिस्टम यूटिलिटीज या ड्राइवर कहलाते हैं। तो अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर यूज करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली क्या रिक्वायर्ड होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? अगर हम कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, लेट्स से आपने ब्राउजिंग करनी है तो आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं।
अगर आपने गाने सुनने हैं तो आप VLC प्लेयर यूज कर सकते हैं। तो आपको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर कोई एप्लीकेशन चाहिए होती है, जैसे आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हो अलग अलग पर्पज के लिए, तो वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा, उसके बिना हमारा वो स्पेशल काम नहीं चलता जिस काम के लिए हम वो एप्लीकेशन करने वाले हैं। जैसे हम जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं WinZip या WinRAR, अगर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम वो जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी और टूल की हेल्प से करते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कहानी है। प्रोग्रामिंग टूल्स कौन से होते हैं? अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो उनमें अलग अलग तरह के टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। किसी प्रोग्रामिंग के पास अपना एक सेट होता है, अपने उसके पास एक एनवायरनमेंट होता है, अपने टूल्स होते हैं, उसके पास अपना एक यूजर इंटरफेस होता है, उसके पास अपना एक लाइब्रेरी होती है, और उसके पास अपना एक खुद का ट्रांसलेटर होता है। वो सारी चीजें इसमें आती हैं। हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाना चाहते हैं एक सिस्टम पे, तो हमें उसका पूरा एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके पूरे जो भी बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, और उसका जो भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमें रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर ही हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये हमारा मेन हिस्सा हो गया, हार्डवेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर। तीन ही चीजें होती है जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं। एक यूजर होगा जो यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, एक हार्डवेयर होगा जिस चीज को यूज करेगा, और सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से यूज करेगा। यूजर इंटरफेस जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में एक जरिया होता है, माध्यम होता है। तो इसमें जो मैंने मार्क किया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या काम हैं, और ये कैसे यूज होता है, किस किस तरह से ये हमें आसानी से इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होता है, किस किस तरह से हम बात कर सकते हैं मशीन से इसकी हेल्प से, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा दिमाग में, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ही काम आता है, मतलब हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मतलब अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो हमारा हार्डवेयर यूज ही नहीं कर पाएंगे हम। इसके बिना हार्डवेयर का मतलब यूज करना बहुत ही टिपिकल पार्ट रह जाता है। इसके बिना हार्डवेयर को अच्छे से यूज किया ही नहीं जा सकता। तो हार्डवेयर को यूज नहीं किया जा सकता, तो ये काम क्या क्या करता है? ये काम बहुत सारे करता है। ये हमारी मेमोरी को मैनेज करता है, ये हमारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, रैम को मैनेज करता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इसके ब्रॉडली दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? पहला काम इसका होता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करना। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिन जिन सर्विसेज की नीड होती है वो प्रोवाइड करना। और दूसरा काम क्या होता है इसका? तो दूसरा काम होता है यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब इंटरफेस क्या होता होगा?
इंटरफेस एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूजर आसानी से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तक रीच कर सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस का इंटरफेस बहुत ही आसान है, इसलिए हम उनको बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, जैसे हम एंड्रॉइड यूज करते हैं। लोगों का ये कहना है, जनरल ये बात चलती है कि जो हमारा एंड्रॉइड है उसका इंटरफेस आसान है रादर देन iOS। अगर हम आईफोन को जो लोग चलाते हैं उनके लिए वो आसान है, जिन्होंने आईफोन को नहीं यूज किया उनको वो इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जो एंड्रॉइड के यूजर्स हैं उनको वो इंटरफेस आसान लगता है, और आईफोन वाले भी ये बोलते हैं कि एंड्रॉइड चलाना तो हर कोई चला सकता है, iOS थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कुछ टिपिकल पड़ता है। तो इंटरफेस क्या है? जो हमारे और सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बीच में एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज देना और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये दो काम होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या हैं? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉमन नेम OS से भी बुलाया जाता है, OS से भी समझा जाता है। OS शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम की। iOS आईफोन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऐसे ही अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंड्रॉइड में भी कितने सारे वर्जन आ गए, विंडोज में कितने सारे वर्जन आ गए, लिनक्स में कितने सारे वर्जन आ गए। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या इंटरफेसेस हो सकते हैं, उसके क्या क्या काम रहते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप छाप लो दिमाग में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं। किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हमारी मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, OS के थ्रू। तो अगर हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसमें किसी इंटरफेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कौन कौन से इंटरफेसेस हो सकते हैं? पहला होता है कमांड बेस्ड इंटरफेस। दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा होता है टच बेस्ड इंटरफेस। चौथा होता है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। एंड लास्ट होता है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। अब ये नाम क्या क्या है, अलग अलग नामों का मतलब क्या क्या है? आप ये सारे, इन सभी को आप यूज करते हो, आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा होगा, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने नहीं देखी है तो बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको देखनी चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज, दीज ट्रेंड्स, दीज इंटरफेसेस। आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे ये यूज होते हैं, कैसे कैसे ये इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो लिनक्स को लोग बोलते हैं कि लिनक्स इज वेरी सिक्योर, लिनक्स इज वेरी गुड, और जो लिनक्स को यूज करते हैं उनको गीक माना जाता है, उनको बहुत ही अच्छे लोग माना जाता है, बड़े इंटेलिजेंट लोग माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि वो लोग कहते हैं कि उसके अंदर वायरस नहीं आता है ना, उसके अंदर .exe फाइल्स एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, बहुत सेफ होती है। अगर हमने कोई पेरिफेरल जोड़ना है, कोई USB डिवाइस जोड़ना है, तो उसमें काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, और बहुत ही आसानी से उसके अंदर कोई चीज करप्ट नहीं होती है। दूसरा कारण और भी होता है कि उसमें ज्यादातर जो काम है वो कमांड बेस से मैनेज किया जाता है। तो ये क्या है? कमांड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस लेता है, कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है। जैसे कि इसका एक
तो हमारे पास एक पहले आया था, वो कौन सा था, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसमें हम कमांड से ही सब कुछ करते थे। कमांड से हमने CD से क्रिएट डायरेक्टरी कर दिया, RD से रिमूव डायरेक्टरी, MD से मेक डायरेक्टरी, तो इस तरह के काम होते थे। और डिलीट से बहुत सारी चीजें कमांड हुआ करती थी, कॉपी कॉन करके एक कमांड होती थी, डेट कमांड होती थी, टाइम कमांड होती थी, हर एक चीज के लिए कमांड होती थी। dir एक कमांड होती थी जिसमें हम लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दे सकते थे। लिनक्स में भी ऐसी कमांड होती है, ls एक कमांड यूज होती है जिसमें हम लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देख सकते होते हैं। इस तरह से बहुत सारी wget एक कमांड है जिससे हम कुछ चीजें, कुछ लिंक से कुछ चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी कमांड्स जो लिनक्स के अंदर यूज होती हैं। रीजन क्या है, लिनक्स एक कमांड बेस्ड इंटरफेस है जिसके अंदर हम सारी इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो कमांड्स के थ्रू देते हैं। हम एक ब्लैक स्क्रीन पे कुछ कमांड्स को टाइप करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। वो कमांड्स क्या होती है, कमांड एक नाम होता है, कमांड एक ऑर्डर। कमांड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको स्टैंडर्ड कमांड दी जाती है जब आप असेंबली में होते हो, है ना। तो स्टैंडर्ड ईज का मतलब क्या होता है कि आप ईज पे खड़े हो जाइए, आप आराम से खड़े हो जाइए। ये एक कमांड दी जाती है, आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ऐसे ही हम कंप्यूटर को कोई कमांड दे देते हैं, आप उसको कोई ऑर्डर दे देते हैं, आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप ये करो। और उस कमांड का मतलब उसको खुद को ऑलरेडी पता होता है। कैसे पता होता है, क्योंकि उस कमांड की एक लाइब्रेरी फाइल जनरेट की होती है जिसके अंदर सारा उसका पर्पज लिखा होता है कि ये कमांड ऐसे यूज की जाए तो इसका क्या मतलब रहेगा। तो हम कमांड यूज करते हैं जिसमें वो होते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेसेस। दूसरा आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से समझ आता है कि इसमें कमांड नहीं होगी, कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई इमेज होगी। इमेज बेस्ड इंटरफेस होगा, क्लिक बेस्ड इंटरफेस होगा। ये मोस्ट फेमस हमारा इंटरफेस है जिसके अंदर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो विंडो ग्राफिकल यूजर बेस्ड हैं। जैसे लिनक्स में भी GUI होता है, लेकिन उसका जो फेमस पार्ट है दैट इज कमांड बेस्ड ओनली। तो विंडोज के अंदर आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, आपने कोई गाना चलाना है, आपने कोई फाइल बनानी है, आपने कुछ डेटा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मूव करना है, तो उसके अंदर आपको ब्लैक स्क्रीन पे जाके मूव वगैरह लिखने की जरूरत नहीं रहती है, कॉपी लिखने की जरूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्टली GUI से यूज कर सकते हो, डायरेक्टली माउस की हेल्प से उन चीजों को उठा के इधर उधर रख सकते हो, आप उनको कॉपी पेस्ट GUI से कर सकते हो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आपको दिखती हैं चीजें, आप उनको क्लिक कर सकते हो, आप उनको मूव मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है टच बेस्ड इंटरफेस। ये यूज होता है नए टैबलेट्स में, टच वाले लैपटॉप्स में, टच वाले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, टच वाले टैबलेट्स में और हमारे PCs में एंड हमारे मोबाइल्स में। तो टच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, एंड्रॉयड है एंड iOS है, जिसमें हम सारे इंस्ट्रक्शंस टच बेस्ड देते हैं, जिसमें कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे टच को डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कमांड्स दे देते हैं। तो ये हमारा टच बेस्ड इंटरफेस हो गया। इसके बाद में आ गया वॉइस बेस्ड इंटरफेस, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप एलेक्सा, आप सिरी, इन नामों को जानते होंगे। आप इनको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आप ये काम कर दीजिए, वो काम कर देते हैं। तो ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं कह लो, वो हमारी वॉइस इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। इससे पहले हमें उनको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शंस को बताना पड़ता है कि हम कैसे बोलते हैं, क्या सिस्टम रहेगा। जब उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाती है तो उनको कहानी समझ आने लग जाती है। कुछ चीजें हमें भी फॉलो करनी होती हैं वॉइस बेस्ड इंस्ट्रक्शन में, तो उसमें हमें अपनी आवाज से कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। जैसे हम मोबाइल में सिरी में या अलेक्सा में या गूगल का जो सर्विस चल रही है उनमें, या जैसे विंडोज में कोर्टाना है, इनको हम क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे प्ले म्यूजिक बोल सकते हैं, कॉल समवन उसका नाम बोल सकते हैं ना। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, या हम बोल सकते हैं फाइंड अ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, प्लीज गिव मी अ नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो वो हमारे लिए काम बहुत सारे कर देते हैं। तो ये जैसे अलेक्सा की आजकल ऐड आती है, गूगल की ऐड आती है एंड उसकी ऐड आती है कोर्टाना की, कि उसके साथ बात करते हैं, उनको बोलते हैं। बहुत सारे सिंगर्स आजकल इसकी वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि हम अपना गाना प्ले करने के लिए बोलते हैं कि प्ले म्यूजिक, प्ले सॉन्ग ऑफ दिस सिंगर।
तो इस तरह की जो चीजें हम करने लगे वो किससे करने लगे, हमारी वॉइस से कमांड्स दे के करने लगे। ये कुछ ना कुछ ज्यादा इंटरेक्टिव होते जा रहे हैं हमारे सिस्टम, जो धीरे धीरे हमारी बातों को समझना शुरू कर रहे हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस फिट की गई है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हुई है मशीन, लेकिन अभी तक क्या चल रहा है, उनको हम रिटन पैटर्न में वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के देते हैं, उनको मतलब बताते हैं, फिर वो उन चीजों को वॉइस जो हम देते हैं इंस्ट्रक्शन उसको कन्वर्ट करके उसके साथ मैच करके प्रोसेस करते हैं। तो ये वाला सिस्टम आता है वॉइस इंस्ट्रक्शन के अंदर, वॉइस बेस्ड इंटरफेस के अंदर। इसके बाद में आता है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर को कुछ लोग गेस्चर भी बोल देते हैं, वो अपना अपना प्रोनाउंस करने का तरीका है। जेस्चर इज द रियल वर्ड। तो जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, जिसके अंदर हम इशारों से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था साइन लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस। हमने किसी से बात करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हम इशारे करके साइन लैंग्वेज से समझा सकते हैं। तो जेस्चर बेस्ड इंटरफेस पे एक इंडिया का बहुत ही अच्छा स्कॉलर है प्रणव मिस्त्री। आपको मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाके सर्च करना गूगल पे। प्रणव मिस्त्री ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी सिक्स्थ सेंस, SIXTHSENSE। सिक्स्थ सेंस नाम की इस टेक्नोलॉजी को आप लोग देखना, उसमें उन्होंने किया क्या था। उन्होंने जेस्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसमें रादर देन स्पीकिंग टू अ मशीन, रादर देन राइटिंग कमांड्स टू अ मशीन, रादर देन टचिंग द मशीन, वी कैन एक्चुअली गिव द इंस्ट्रक्शन बाय जस्ट क्रिएटिंग सम सिंबल्स। जैसे कि आजकल के टीवीज में, एलसीडी में, एलईडीज में आ रही है टेक्नोलॉजी कि अगर हमने आवाज बढ़ानी है तो हम ऐसे कर सकते हैं, आवाज कम करनी है तो नीचे कर सकते हैं, चैनल चेंज करना है तो इस तरह से जेस्चर कर सकते हैं। अलग अलग जेस्चर्स होते हैं, अलग अलग पोज होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जिससे क्या होता है हमारी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड होती हैं। तो ये हमारा सिस्टम क्या होता है, जेस्चर बेस्ड सिस्टम होता है। जेस्चर का मतलब होता है कोई पोस्चर, जिस पोस्चर का कोई ना कोई मतलब बनता हो। तो जिस इंटरफेस में ये सारी कहानी आती है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्ले स्टेशन, या आप वो VR देखते हो जिसमें गेम्स खेलते हैं, या जिसमें हम फील कर सकते हैं 3D इफेक्ट्स के साथ, 7D इफेक्ट्स के साथ। तो वो वर्चुअल रियलिटी वाला सिस्टम आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें यूजर को एक्चुअली लगता है कि मेरे जेस्चर से फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता होता है। जैसे वो मूव हो रहे होते हैं, टेनिस प्लेयर के हाथ में एक गैजेट होता है, और उससे वो एक्चुअल में अगर अपना हाथ यहाँ पे घुमाता है तो उसका जो प्लेयर होता है वो ग्राउंड पे उस तरह से उसका हाथ घुमा रहा होता है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके जेस्चर को कैप्चर करके कॉपी कर रहा है। तो ये जेस्चर बेस्ड इंटरफेस होता है। तो ये 5 तरह के अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट आर दी मेन फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम क्या रहते हैं, क्या क्या काम करता है। तो इसके अंदर पहला जो काम होता है वो होता है उसका प्रोसेसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसेस मैनेजमेंट। दूसरा काम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद में फाइल मैनेजमेंट, एंड लास्ट डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सारी चीजें क्या हुई। अगर आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप सारे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, स्टिल अगर आप लोगों ने ये चीजें यूज नहीं की हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी सिस्टम को यूज करते हो तो उसके अंदर मेन बैक एंड पे कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, कुछ सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं और कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं, कुछ यूजर प्रोसेसेस होते हैं। सिस्टम प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होते हैं। तो आप कभी करके देखना, टास्क मैनेजर नाम का एक टूल होता है, कह सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है हमारे विंडोज के अंदर।
टास्क मैनेजर खोल के देखना, उसमें आपको एक्टिव प्रोसेसेस की लिस्ट दिखती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, जितने भी प्रोसेसेस चलने हैं सभी प्रोसेसेस को एक प्रोसेस आईडी मिल जाती है और उनकी एक टाइमलाइन बन जाती है कि उस प्रोसेस ने कैसे चलना है, कब चलना है, कब तक चलना है। हम उनको मैन्युअली किल भी कर सकते हैं, हम उनको मैन्युअली स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी बूटिंग के टाइम पे चलते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जब हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तब चलते हैं, कुछ सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं, कुछ यूजर बेस्ड प्रोसेसेस होते हैं। तो प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, कब किल होगा, कब उसकी क्या प्रोसेस आईडी रहेगी, किसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, कौन सा पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, कौन सा प्रोसेस चल रहा है तो वो दूसरे को ब्लॉक करेगा, कौन सा प्रोसेस किसी को चला सकता है, नहीं चला सकता है। तो ये सारी चीजें आती है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूं शायद, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारी टोटल मेमोरी है उसके कितने पार्टीशंस होंगे, हर एक पार्टीशन में डेटा कैसे कैसे स्टोर्ड होगा, और जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर कुछ चंक्स बच जाते हैं, कुछ कुछ जगह बच जाती है। ऐसा नहीं है कि सारा डाटा लगातार स्टोर होता रहता है। जैसे मान लो मेरे पास किसी ब्लॉक के अंदर, मेमोरी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे 8 बाइट मैंने स्टोर कर रखे हैं, 2 बाइट का स्लॉट खाली पड़ा है, और मेरे पास नेक्स्ट कोई डेटा आया वो 10 बाइट का आ गया, 12 बाइट का आ गया या 15 बाइट का आ गया, वो मैंने नीचे स्टोर कर दिया। तो ये वाला जो स्लॉट बच गया ये एक ब्लैंक स्लॉट बच गया, खाली स्लॉट बच गया। ऐसा एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब अपने मेमोरी में कुछ चीजें स्टोर करते हैं तो कुछ स्लॉट्स, कुछ चंक्स बच जाते हैं खाली। तो उन चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरी डिस्क फ्रेगमेंटर के थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उन चीजों को मूव करना पड़ता है। और एक फ्रेगमेंट सॉफ्टवेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर के साथ हम सारे ब्लैंक स्पेसेस, वाइट स्पेसेस को इकट्ठा कर देते हैं और सारा डेटा एक जगह पे मूव कर देते हैं। तो बेसिकली डेटा मेमोरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको मैनेज कौन करता है, उनको भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि किस चीज को कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे डिलीट करना है, कुछ डिलीट हुआ तो उसको रिकवर कैसे करना है। जैसे विंडोज के अंदर बैकअप एंड रिकवरी वाला ऑप्शन होता है, तो वो किसके अंदर आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद में आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर एक हायरार्की होती है वो फोल्डर्स की एंड फाइल्स की, कि किस फाइल को कहाँ स्टोर करना है, किस किस टाइप की फाइल्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किस फाइल के लिए कौन से ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, किस फाइल को किस तरह के सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलाया जा सकता है। तो वो सारी मैनेजमेंट कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा हमारा डिवाइस मैनेजमेंट मतलब हमारे पास कौन कौन से हार्डवेयर हैं। जैसे आप कोई भी नया यूएसबी हार्डवेयर ऐड करते हो तो वो पहले इंस्टॉल होता है, अगर उसके सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड हैं हमारे विंडोज के अंदर। अगर वो सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स इंक्लूडेड नहीं है तो क्या होता है, हमें वो सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, देन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहचान पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो हमारा मेन काम क्या होता है डिवाइस मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट का मेन काम होता है हमारे अलग अलग डिवाइसेस की पहचान करना, जितने भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है उन सभी के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, या बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो या उनको बाद में इंस्टॉल करना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वो सारे के सारे हार्डवेयर को फंक्शन कराने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और वो किसके थ्रू होता है, वो हमारे डिवाइस मैनेजर के थ्रू होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आप कहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एक विंडोज चलाते हो, किसी भी विंडोज में आप जाके आपके कंप्यूटर पे माई कंप्यूटर होता है या कंप्यूटर होता है, उस पर राइट क्लिक करना, उसमें प्रॉपर्टीज में जाके मैनेज का ऑप्शन होता है, मैनेज पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, डिवाइस मैनेजर, फाइल मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस मैनेजर मूव हो गया है हमारे टास्क मैनेजर के अंदर, बाकी सारे ऑप्शंस वहां पे रहते हैं। आप डिवाइस मैनेजर खोल के देखोगे तो वहां पे दिखेगा
कि जो आपके यूनिवर्सल बस यूएसबी वाले ड्राइवर्स हैं वो वहाँ पे हैं कि नहीं, आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, कौन कौन से हार्डवेयर अटैच्ड है, आपने एक माइक प्लग इन किया, आपने एक ईयरफोन हेडफोन स्पीकर प्लग इन किया तो उसके ड्राइवर है कि नहीं, वो सारी चीजें कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिवाइस मैनेजर। तो अब हमारे चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपके जो भी डाउट्स हों आप डिस्कशन सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ब्रॉडली हमने क्या कुछ डिस्कस किया, ब्रॉडली हमने कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस किया, कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, मेमोरी क्या क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन कैसे होता है, मेमोरी में हम कैसे चीजों को स्टोर कर सकते हैं, कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे वो चीजें डिलीट हो सकती हैं। उसके अलावा एक बड़ा पोर्शन था सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मेजर पार्ट था दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से इंटरफेसेस यूज होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का एक ब्रॉड लेआउट है। इस चैप्टर को हम फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। उससे पहले आप सभी ने क्या काम करना है, आपने इस चैप्टर के अंदर जो भी छोटे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी एब्रिविएशंस बनती हैं, जैसे मैंने आपको बोला था VLSI, SLSI, उनकी क्या क्या फुल फॉर्म्स हो सकती हैं, तो ये सारे काम आपने करने हैं, आपने वो फाइंड आउट करना है, उनको एक पेज पे लिखना है। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो मैं दो तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ, वन इज टॉपिक बेस्ड, अनदर इज क्वेश्चन आंसर बेस्ड। तो आई विल बी लाइक प्रोवाइडिंग यू द नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आप खुद बिल्ड कर सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से आपकी बुक के अंदर टॉपिक्स बनाए हुए हैं उसी तरह से मैं आपको टॉपिक बेस्ड नोट्स दूंगा। उन टॉपिक्स में से प्लस बुक के टॉपिक्स, बुक वाले टॉपिक सेम ही होंगे, उनका डिजाइन पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो आप उनमें से क्या करोगे, अपने अपने क्वेश्चंस छांटोगे, छोटे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एंड उनको आंसर करने की कोशिश करोगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको आंसर करना नहीं आता तो आप मेरे से उसकी डिटेल्स पूछ सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर है, ये हमारी डिटेल्स हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।